दृष्टि 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल मिशन है, NMICP जिसको बोला जाता है। टेक्नोलॉजी की कमर्शलाइजेशन के लिए ये मिशन बनाया गया है एंड ये 5 साल का मिशन है। 2025 में एक बार इसका पहला राउंड ओवर होगा। हम लोग उसमें सपोर्टेड हैं IIT इंदौर के माध्यम से। हम एक सेक्शन 8 कंपनी है, यानी हम नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था हैं। हमारे पास में अभी करीबन 65 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। प्रोजेक्ट्स का मतलब कि हम लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ को फंडिंग देते हैं एंड उनको टेक्नोलॉजी को लैब से मार्केट में ले जाने की मदद करते हैं। अच्छा। तो पहले तक जो होता आ रहा था कि लैब में टेक्नोलॉजी बनती थी, पेपर पब्लिश होता था, पेटेंट होता था और फिर वो किताबों में बंद हो जाता था। ये मिशन इसीलिए बनाया गया है माननीय PM द्वारा कि जो टेक्नोलॉजी लैब में बन गई है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए एक रास्ता मिले, क्योंकि फैकल्टी इनोवेटर है, रिसर्चर है, वो बिजनेसमैन नहीं है। तो वो चीज़ हम लोग लाने की कोशिश करते हैं कि जो उनकी टेक्नोलॉजी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है, हम उनको सपोर्ट करते हैं अगर वो खुद का स्टार्टअप बनाना चाहें, या फिर उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हम किसी और स्टार्टअप को या इंडस्ट्री को, तो उसमें जो रेवेन्यू आता है वो हम वापस फैकल्टी से शेयर करते हैं, उनको और बढ़ावा देते हैं। तो आदित्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस फाउंडेशन की इस्टेब्लिशमेंट के पहले किस प्रकार की परिकल्पना बनी, जिस परिकल्पना से आपने इस फाउंडेशन को स्थापित किया, आज उसमें कितनी आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं? सबसे बड़ा एक पूरा कल्चर चेंज करने की कोशिश करी है पूरे देश का, क्योंकि नेशनल मिशन का पार्ट है। हमें सिर्फ इंदौर या मध्य प्रदेश में काम नहीं करना, हमें पूरे इंडिया में काम करना है। तो हम लोग एक सुपर स्पेशलिटी एरिया में काम करते हैं। उसके लिए हमें जगह जगह से हम लोग फैकल्टी स्टूडेंट्स ढूंढते हैं जो उस एरिया में काम कर रहे हैं एंड हम लोग उनके काम को बेंचमार्क करते हैं वर्ल्ड से कि वर्ल्ड लेवल पे क्या काम हो रहा है और हम लोग कहाँ पर हैं। एंड हम लोग पहले उनको वर्ल्ड के लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में टॉप लेवल पे जा सके उस स्पेसिफिक एरिया में। क्योंकि कल्चर चेंज की बात है तो 1, 2, 3 साल में करना बहुत आसान चीज़ नहीं है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा सक्सेस तब होगा अगर हम लोग करीबन 20 से 25% आइडियाज़ को मार्केट तक ले जा सकें। हम उसमें अभी काफ़ी पीछे हैं, मुझे लग रहा है। अभी हम लोग करीबन 15 से 18% तक ले जा पाए हैं, लेकिन हमारी इंटरनल टारगेट से अभी हम पीछे हैं, तो उसकी तरफ हम अभी अग्रसर हैं। इसके अलावा हम लोग अभी स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं एंड उनको टेक्नोलॉजी डेवलपर से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि स्टार्टअप को बेचना आता है और टेक्नोलॉजी डेवलपर इज़ अ गुड इनोवेटर। तो इन दोनों का अगर हम एक मैरिज करा दें अरेंज मैरिज के रूप में, तो हमें लगता है कि दोनों चीज़ों को बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड मिल जाएंगे। फैकल्टी को एक मार्केटिंग आर्म मिल जाएगा और एक जो मार्केटिंग माउथ था, जो फाउंडर था, उसको एक पीछे बैक एंड पे वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्चर और इनोवेटर बैक एंड मिल जाएगा। आपके कुछ ऐसे उदाहरण जानना चाहेंगे जिसमें आपको लगता है कि जो कार्यक्षेत्र आपने चुना है उसमें आप अपने मकसद को पूरा होता हुआ देख रहे हैं? अभी तक हम बहुत कम, हम US और इजराइल में बहुत कॉमनली सुनते थे कि फैकल्टी स्टार्टअप्स चालू हुए हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में तो हम लोग कोशिश अग्रसर हैं ही। उसके अलावा आज की तारीख में हमारे पास में 4 ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो खुद का स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अच्छा। उनमें से एक फैकल्टी 3 लेवल की फंडिंग भी रेज कर चुके हैं, जो फुल टाइम फैकल्टी होते हुए स्टार्टअप भी चला रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। तो उस तरह के हम लोग कोशिश और कर रहे हैं कि हम लोग वो रेशो कैसे बढ़ा सकते हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स के पास में जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो जॉब का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से अच्छी कोर्स करके निकल रहे हैं, तो अगर वो जॉब छोड़ के और जॉब क्रिएटर बन जाएं, तो आई थिंक वो सिर्फ सिटी या स्टेट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स बनेंगे लोग बाग। तो उसी तरह हम लोग स्टूडेंट्स को फेलोशिप देते हैं उनके 2nd और 3rd ईयर में कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है आप उसी समय बना लीजिए, ताकि अगर वो 3rd ईयर तक बन जाए तो 4th ईयर में आप उसको मार्केट में लॉन्च करें। सक्सेसफुल होता है तो आप जॉब छोड़कर उसी की तरफ बढ़ें और एक खुद का स्टार्टअप क्रिएट करें। प्रधानमंत्री की पहल पर स्टार्टअप की शुरुआत हुई है इंडिया में और देखते ही देखते कई ऐसे स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो आदित्य जी, हम जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स यदि कोई शुरू करना चाहता है तो कौन कौन सी बातों का ख्याल बहुत ज़रूरी है रखना उन्हें, और उन्हें किस प्रकार के कुछ ऐसे यदि कोई बाधाएं आती हैं तो उनसे भी उबरने की एक मादा होना चाहिए मन में? तो स्टार्टअप जब भी आप चालू करें, आप एक चीज़ याद करें, वो ये कि आपका आइडिया अगर आपको लगता है चोरी हो जाएगा तो प्लीज़ आप स्टार्टअप ना करें, क्योंकि आइडियाज़ ऐसे कोई ज़्यादा बचे नहीं हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि एकदम ब्रांड न्यू हो। लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ढंग से कर सकते हैं तो आई थिंक आपसे अच्छा वो चीज़ को कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपका आइडिया सुन के आपसे कोई बेहतर इम्प्लीमेंट कर ले तो शायद वही सही व्यक्ति है उस स्टार्टअप को करने के लिए। आजकल देश में, प्रदेश में एटलीस्ट हर बड़े शहर में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एक इंक्यूबेटर नाम से सेटअप हो रहा है। आई थिंक आप 2, 3, 4 इंक्यूबेटर को एक बार ट्राई आउट करें, चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं, आपको सपोर्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अच्छे हैं सारे ख़राब हैं,
लेकिन आपको चेक करना है कि आपके लिए कौन अच्छा है। कोई इंक्यूबेटर सिर्फ टेक में अच्छा होगा, जैसे हम आईआईटी में ज़्यादा टेक पे फोकस करते हैं। कोई इंक्यूबेटर होगा जो कि फूड या एग्री स्पेसिफिक होगा, तो आप अपने हिसाब से अपना अच्छा इंक्यूबेटर चूज़ करें। वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मेंटर्स मिलेंगे जो कि जिनको आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। बहुत बार मेंटर्स इंडिविजुअल लेवल पे बहुत चार्ज करते हैं, बट जब वो इंक्यूबेटर के माध्यम से आते हैं तो वो अपनी सर्विसेज गिव इट बैक के रूप में फ्री में देना चाहते हैं, ताकि सोसाइटी की एट लार्ज हेल्प कर सकें। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे ग्रांट्स दे रही है, बहुत फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा ये मानना है कि अर्ली स्टेज पर जब आपको अप टू 50 लाख रुपीज़ चाहिए, उस लेवल तक इंडिया में ज़्यादा पैसा है और कम स्टार्टअप उसको लेने वाले, अगर सही मायने में बात की जाए। तो अगर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना आता है, नहीं आता तो सीख लीजिए, एंड इन गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए ढंग से अप्लाई कीजिए। बिना किसी कॉस्टिंग के आप ये ग्रांट्स ले सकते हैं, बिना किसी रिस्क के। आपका कोई इसमें डेट नहीं चढ़ेगा, आपके ऊपर कोई उधार नहीं चढ़ेगा, आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है। एंड गवर्नमेंट आप पे बेट कर रही है कि आप आगे जाके अपना स्टार्टअप बड़ा करेंगे, तब आप गवर्नमेंट को कुछ रिटर्न कर पाएंगे अपने टैक्स के रूप में। बाकी गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं चाहती है इस तरह। आदित्य जी, आप जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश लगातार ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है, नई नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। यहाँ पर आपने स्टार्टअप्स को लेकर क्या माहौल देखा है और किस प्रकार आपको लग रहा है कि स्टार्टअप एक वृहद आकार लेता जा रहा है मध्य प्रदेश में भी? तो मैं 2021 अगस्त से मध्य प्रदेश में हूँ। मेरा मानना यह है कि कई चीज़ों में, जैसे कि स्टार्टअप में, मध्य प्रदेश एक लेट स्टार्टर है या लेट एंट्रेंट है। जब बाकी देश के कई इलाकों जैसे गुजरात या कर्नाटका, राजस्थान में स्टार्टअप काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट आ चुका था, तो मध्य प्रदेश ने काफ़ी लेट स्टार्ट करा है। लेकिन 2022 कोविड से जब हम उभर के निकले, उसके बाद से जो पिछली सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार में जो कार्यक्रम होना स्टार्ट हुए, एमपी स्टार्टअप पैनल बना, नई पॉलिसी आई, उसके बाद से काफ़ी तेज़ी आई है। एंड अब ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट, तो मैं 2 डिपार्टमेंट्स का नाम लूँगा, एक तो मध्य प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिनके पास में मध्य प्रदेश का फ्यूचर पड़ता है, वो लोग अभी काफ़ी तेज़ी से स्टार्टअप के प्रति काफ़ी संजीदा हो गए हैं। वो बहुत सारी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, संगोष्ठियाँ करते रहते हैं, हमारे थ्रू ट्रेनिंग करवाते हैं खुद की कॉस्ट पर, और उसके अलावा अलग अलग सेक्शन 8 कंपनी सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर आ जाएगा तो अपने आप चीज़ गति पकड़ेगी। तो स्ट्रक्चर जो बनाने वाली चीज़ है वो अभी गवर्नमेंट फुल स्पीड पे कर रही है, तो मुझे बहुत आशा है कि इसकी गति भी तेज पकड़ी जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन युवाओं से, उन उद्यमियों से जिनका स्वरोजगार के एक फील्ड में करियर बनाने का इरादा है और वो कुछ बेहतर करके दिखाना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उन्हें नौकरी मिले, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ना चाहते हैं? बात ये कहना चाहूँगा कि नौकरियां अभी कम हैं, फ्यूचर में और कम होंगी। तो जितना ज़्यादा आप खुद को तराशेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, शायद टेक्नोलॉजी सीखेंगे या प्रेजेंटेशन स्किल सीखेंगे ताकि कुछ भी आप सेल कर पाएँ, अगर आप उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई लिमिट नहीं है। आज की तारीख इज़ अ स्किल इकॉनमी। अगर आपके पास में कोई स्किल है तो डिग्री ना हो तो भी यू कैन अर्न योर लिविंग डिसेंटली, आप ढंग से कमा सकते हैं। प्लस जो मज़ा आता है किसी और को एम्प्लॉयमेंट देने में, आई थिंक उस मज़े से आप ना चुकें। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पीपल जो भी अपने कुछ स्किल रखते हैं या इच्छा शक्ति रखते हैं कि वो खुद के लेवल पे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, टू गो फॉरवर्ड। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, दोनों साइड से बहुत सपोर्ट अवेलेबल है आज की तारीख में। स्टार्टअप इंडिया मिशन जो है वो अपने आप में इतना बड़ा रूप ले चुका है कि हर डिपार्टमेंट, चाहे अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, MSME जिसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोला जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, सबके सब स्टार्टअप्स में एंटर कर रहे हैं। अगर आप ऑयल एंड गैस में बात करें तो ONGC, HPCL, ये मल्टीपल करोड़ रुपीस के ग्रांट दे रहे हैं ताकि आप उनकी साइड पे कुछ बिजनेस या टेक्नोलॉजी इनोवेशन करें। तो अगर आपका उस साइड पे कुछ भी रुझान है, जोमेटो, स्विगी ने ये प्रूव कर दिया है कि जो गिग इकॉनमी है, जिसमें आप इंडिविजुअल लेवल पे भी अपना काम चालू कर सकते हैं, ऑनलाइन हज़ारों लोगों को अपनी चीज़ बेच सकते हैं, तो आप प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाएं। और टेक्नोलॉजी में थोड़ा ध्यान दें। टेक्नोलॉजी सीखने के लिए यूट्यूब से अच्छा कुछ नहीं है। आपको कोई किताब, कोई डिग्री नहीं चाहिए। एक लेवल तक अगर आप मन से यूट्यूब से भी सीख लें ढंग के टीचर से, एंड उसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, प्लीज़ गो अहेड, स्टार्ट समथिंग। आदित्य जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, इतना मशवरा आपने युवाओं को दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।